नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारे अपडेट हैं। देखिए, आज ग्लोबल फिक्र होम स्ट्रेट की होगी। क्या दुनिया में 20% तेल की सप्लाई करने वाला यह समुद्री मार्ग डेथ वैली बन जाएगा? यहां के पानी में ईरान ने क्यों बिछा दिए माइंस और ट्रंप ने क्यों दिया महाविनाश का अल्टीमेटम, ये जानेंगे। बात उस दरार की भी होगी जो अमेरिका और इजराइल में पड़ती दिख रही है। इस दरार की वजह ईरान है, जिसके तेल ठिकानों को इजराइल ने अटैक करके बर्बाद कर दिया है, जिससे अमेरिका नाराज है। इसके अलावा पाकिस्तान में मची तेल वाली खलबली जानेंगे। मुनीद ने अपने युद्धपोत को होम स्ट्रेट क्यों भेजा है? वहां तैनाती से वो पाकिस्तान को तेल संकट से कैसे उबार पाएगा? यह सवाल इस्लामाबाद में पूछा जा रहा है। अपने देश की फिक्र भी होगी। मुंबई, पटना, लखनऊ, भोपाल में क्या वाकई सिलेंडर का संकट है या लंबी लंबी लाइनें अफवाह के कारण लग रही हैं? इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर अफवाह फैलाने का आरोप लगाया है। लेकिन सबसे पहले अमेरिका और इजराइल के इस समय दो प्राइम टारगेट, पहला ईरान और दूसरा लेबनान, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल लगातार बमबारी कर रहा है। इसी क्रम में इजराइल पर दक्षिणी लेबनान में प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप लगा है। क्या होता है ये फास्फोरस बम, हम आपको अपनी रिपोर्ट में बताने वाले हैं। लेकिन वहीं तेहरान में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आज 8 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर एयर स्ट्राइक की है। ईरान पर अमेरिका ने आज दोबारा समंदर से टॉमाहॉक मिसाइलें दागी हैं। ईरान में हो रही तबाही पर यूएन में ईरानी प्रतिनिधि ने जानकारी दी है। पिछले 12 दिनों से चल रहे इस युद्ध में ईरान में 1300 से अधिक लोग मारे गए, 9670 लोग घायल हुए हैं। आसमानी हमलों में 32 मेडिकल सेंटर और 65 स्कूल बर्बाद हो गए। रेड क्रॉस की 13 इमारतें जमीन दोज हो गई हैं। ईरान में पानी के प्लांट पर बमबारी हुई है। वहां पिन पॉइंटेड अटैक करके ईरानी लोगों को प्यासा मारने की खतरनाक योजना है। ईरान ने यह भी आरोप लगाया है कि दुनिया इसके बाद भी चुप है। लेकिन भूलना नहीं चाहिए कि आज ईरान है तो कल कोई और देश होगा। ईरान ने आज यह भी कहा कि जब से युद्ध शुरू हुआ है तब से ईरान में 206 स्टूडेंट्स और टीचर्स भी हमलों के शिकार हुए हैं। लेकिन क्या इस तबाही की फिक्र अमेरिका और इजराइल को है? जवाब हम सब जानते हैं, बिल्कुल नहीं। उन्हें तो ईरान का सरेंडर चाहिए किसी भी कीमत पर, एट वॉट एवर कॉस्ट। और ईरान है कि अमेरिका के सामने सिर झुकाने को तैयार नहीं है। वो आज भी जमकर जवाब दे रहा है। लेकिन पहले ईरान पर 12वें दिन हुए हमलों से जुड़ी यह रिपोर्ट आपके सामने। अमेरिका और इजराइल के इस समय दो प्राइम टारगेट, पहला ईरान और दूसरा लेबनान है, जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर लगातार बमबारी चल रही है। इसी क्रम में ईरान इजराइल पर दक्षिणी लेबनान में प्रतिबंधित फास्फोरस बम से हमला करने का आरोप है। यह हमने आपको पहले भी बताया था। लेकिन जानिए फास्फोरस बम होता क्या है। देखिए, अमेरिका और इजराइल ने मिलकर आज कुल 8 स्ट्रैटेजिक लोकेशंस पर हमला किया। अब आपको बताते हैं कि क्या होता है फास्फोरस बम और क्यों इसे युद्ध में इस्तेमाल किया जाता है और क्यों यह प्रतिबंधित है। देखिए, फास्फोरस बम सफेद फास्फोरस रासायनिक पदार्थ से बनता है। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही जलने लगता है। यह परमाणु बम की तरह व्यवहार करता है, तब तक आग फैलाता रहता है जब तक फास्फोरस पूरी तरह जलकर खत्म नहीं हो जाता। इसे पानी से नहीं, रेत से बुझाया जाता है। लेकिन इतना खतरनाक है यह कि फास्फोरस के कण नाक, मुंह या त्वचा से शरीर के अंदर चले जाते हैं और अंदरूनी अंग जलने लगते हैं। त्वचा पर लगने से तेज जलन होती है, गहरे घाव बनते हैं, कई बार तो इंसान की मौत तक हो जाती है। इमारतें, पेड़ पौधे, जानवर, सब कुछ ये जलाकर राख कर देता है। धुआं इतना घना कि आंखों में जलन होती है, सांस बंद हो सकती है, लंबे समय तक घाव ठीक नहीं होते हैं, कैंसर का भी खतरा बढ़ जाता है। अमेरिका ने प्रतिबंधित होने के बाद भी इसका इस्तेमाल वर्ष 2003 से वर्ष 2011 तक चले इराक युद्ध के दौरान किया था। 2006 के लेबनान युद्ध और 2009 के गाजा युद्ध में इजराइल ने माना था कि उसने फास्फोरस बम का प्रयोग किया। और यूक्रेन युद्ध में रूस पर भी इसके इस्तेमाल के आरोप लग चुके हैं। जरा सोचिए कितना भयभीत करने वाला है ये सब, सोचिए, अंदाजा लगाइए। लेकिन युद्ध का उन्माद इंसानियत पर हावी है। यह बात और है कि ईरान के जवाबी हमले भी कुछ कम नहीं। ईरान ने आज युद्ध के 12वें दिन इजराइल पर 1000 किलोग्राम बारूद वाली मिसाइल से प्रहार किया। तेल अवीव में हाहाकार मच गया है। ईरान ने आज फिर से क्लस्टर बमों का भी इस्तेमाल किया है। IRGC ने चेतावनी दी है कि या तो सभी सुरक्षित रहेंगे या फिर कोई भी नहीं रहेगा। ईरान के जवाबी हमलों पर यह वॉर रिपोर्ट।
यूएई पर बीते 12 दिनों में ईरान 170 से अधिक मिसाइल लॉन्च कर चुका है। एक दिन पहले की रिपोर्ट है कि यूएई ने ईरान की अब तक 16 मिसाइलें और 121 ड्रोन इंटरसेप्ट किए हैं। 600 से अधिक ड्रोन दाग चुका है। बताया कि ईरान के हमले में अब तक अमेरिका के 150 सैनिक घायल हुए हैं। घायल सैनिकों में से 7 की हालत गंभीर है, जबकि 7 अमेरिकी सैनिकों की मौत भी हुई है। अब आपको बहरीन में हुई बर्बादी की तस्वीरें दिखाते हैं जो खुद वहां की सरकार ने मीडिया के जरिए जारी की हैं। ध्यान से देखिए जरा। उफ, क्या खतरनाक यहां पे हालात हैं। इस वीडियो में आप ईरान की मिसाइलों और ड्रोन से हुई तबाहियों का मंजर देख सकते हैं। ध्यान से देखिए, ये कैफे दिखाई दे रहा है जहां पर चीजें सर्व थी और हमला हुआ, यानी कई लोग मारे गए। ध्यान से देखिए, कई आलीशान इमारतें हैं, कई वाहन क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, सड़कों पर जगह जगह बर्बादी के निशान है। यह विनाश तब है जब ईरानी हमले शुरू होने के बाद से बहरीन के एयर डिफेंस सिस्टम ने देश की ओर से दागी गई 106 मिसाइलों और 177 ड्रोन को इंटरसेप्ट करने का दावा किया है। एक्सक्यूज मी। अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से कई कमर्शियल और मालवाहक विमानों को दूसरी सुरक्षित जगहों पर भेजा गया। ईरान ने बहरीन में 2 दिन पहले बैपको तेल रिफाइनरी पर भी अटैक किया। हमले के बाद से वो रिफाइनरी अभी तक बंद है। अमेरिकी युद्ध का सेंटर पॉइंट बन गया है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज या होर्मुज स्ट्रेट। ये समंदर की वो जगह है जहां युद्ध काफी ज्यादा इंटेंस होता जा रहा है। अरब सागर की लहरों के बीच एक ऐसा इलाका है जो पूरी दुनिया की सांसें थाम सकता है। ये आप सी माइंस के एनिमेशन देख रहे हैं, एआई जनरेटेड वीडियो है। आपको बताने वाले हम क्यों दिखा रहे हैं। दुनिया के तेल का बड़ा हिस्सा इसी रास्ते से गुजरता है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज की हम बात कर रहे हैं। और जो आपको लग रहा है ना कि सिलेंडर की क्राइसिस हो सकती है, तो एलपीजी का भी एक बहुत बड़ा रूट है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज। अगर यहां युद्ध भड़क जाए तो यही रास्ता डेथ वैली बन सकता है। और अभी तो इसको खाली ब्लॉक किया गया है, वो भी एक तरफ से, क्योंकि इस होर्मुज स्ट्रेट के एक तरफ है पर्शियन गल्फ जिसको ईरान कंट्रोल करता है, और दूसरी तरफ है गल्फ ऑफ ओमान जिसे ओमान कंट्रोल करता है। ईरान ने अब समंदर के नीचे सी माइंस का जाल बिछाने की तैयारी कर ली है। ये है वो सी माइंस जो हम आपको दिखा रहे थे। ये वो बारूदी जाल है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन जहाज को छूते ही समंदर को आग के दरिया में तब्दील कर देता है। रिपोर्ट्स का दावा है, रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि पिछले कई दिनों में ईरान ने चुपके से समंदर के नीचे अपने जहाजों से कई सी माइंस बिछाई हैं। और पिछले 2 दिनों में अमेरिका ने एक के बाद एक कई जहाजों को उड़ाकर ईरान के इस खतरनाक प्लान को नाकाम करने की कोशिश की है। अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ होर्मुज में हमला कर ईरान के 16 जहाजों को उड़ा दिया। कहा जा रहा है कि ईरान के जहाज यहां सी माइंस बिछा रहे थे। ईरान का सी माइंस वाला खतरनाक प्लान बताएंगे, उससे पहले अमेरिकी हमलों की ये वीडियो फाइल देखिए। एक इंटरेस्टिंग बात आपको बताना बहुत जरूरी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में अमेरिका के 3 शिप्स ऐसे हैं जो ये सी माइंस को हटा सकते हैं, लेकिन वो तीनों एंगेज्ड हैं, इसीलिए अमेरिका और ज्यादा परेशान है। खैर, अब आपको ये जो वीडियो हम फाइल दिखा रहे हैं उसको देखिए। आखिर किस तरह स्ट्रेट ऑफ होर्मुज और उसके आसपास अमेरिका ने मिसाइल अटैक से ईरान के जहाजों को दहलाया। ये सारे वीडियो यूएस सेंट्रल कमांड ने जारी किए। 29 सेकंड के इस वीडियो में अमेरिका ने ईरान के 7 जहाजों पर हुए हमलों को दिखाया। वीडियो में दिखाई दे रहे समंदर के बीच तेजी से बढ़ते जहाज और फिर आसमान से बरसती मिसाइलें, कुछ ही सेकंड में समंदर की सतह पर उठती आग की ऊंची ऊंची लपटें और धमाकों से दहलता समंदर। अमेरिका का कहना है कि ये जहाज समुद्र में सी माइंस बिछाने की तैयारी कर रहे थे। सी माइंस यानी पानी के नीचे छिपा हुआ बारूद, एक ऐसा घातक हथियार जो किसी जहाज के पास आते ही उसे समंदर की कब्र में बदल सकता है। वो एनिमेशन हो तो एक बार जरा प्लीज फिर से दिखाइएगा बगल में सी माइंस का। गोल गोल सी माइंस होती हैं। आपको याद होगा जो अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है उसमें ब्लैक सी में सी माइंस लगा दी गई हैं। ओडेसा के नजदीक भी सी माइंस लगाई गई। खैर, अगर ये माइंस बिछा दी जाती हैं तो दुनिया का सबसे व्यस्त समुद्री रास्ता मौत के जाल में तब्दील हो सकता है। इसी खतरे को देखते हुए अमेरिकी सेना ने ऑपरेशन शुरू किया। इस वीडियो को जारी करने के करीब 2 घंटे बाद यूएस सेंट्रल कमांड ने, ये है देखिए सी माइंस इस तरीके से होती हैं। यूएस सेंट्रल कमांड ने एक और वीडियो जारी किया। इसमें एक एक कर ईरान के 8 जहाजों को मिसाइल अटैक से नष्ट करते हुए दिखाया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन, फाइटर जेट और मिसाइलों की मदद से इन जहाजों को निशाना बनाया गया है। वीडियो में साफ दिखाई देता है, पहले टारगेट लॉक होता है, फिर तेज रफ्तार से
मिसाइल लॉन्च और कुछ ही पलों में एक एक कर जहाजों पर जबरदस्त धमाके। धुएं के काले बादल समंदर के ऊपर छा जाते हैं। अमेरिका का मानना है कि उसने होर्मुज़ स्ट्रेट में ईरान की बड़ी बारूदी साजिश को नाकाम कर दिया। इन हमलों के बाद ट्रंप ने एक पोस्ट में ईरान को धमकी भी दी है। ट्रंप ने ईरान का नाम लेते हुए कहा है कि अगर माइंस लगाई हैं तो हटा लो, वरना भयानक अंजाम भुगतोगे। इस पर ईरान के एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अली लारिजानी ने जवाब दिया, ईरान के लोग तुम्हारी खोखली धमकियों से नहीं डरते। ट्रंप ने कहा है कि समंदर में बिछी माइंस हटाना ईरान के लिए अच्छा होगा। इस पर लारिजानी ने जवाब दिया, तुमसे भी बड़े लोग हमें मिटाने में नाकाम रहे हैं। ट्रंप ने धमकी दी है कि अगर ईरान नहीं माना तो ईरान पर भयानक मिलिट्री हमले होंगे। इस पर लारिजानी ने जवाब दिया, सावधान रहो, कहीं तुम ही ना गायब हो जाओ। सोचिए, सीधे सीधे ट्रंप को चैलेंज दिया गया है। अब आखिर अमेरिका ने समंदर में ईरानी जहाजों पर हमला इतना तेज क्यों कर दिया और ईरान की सी माइंस को लेकर ट्रंप की बेचैनी क्यों बढ़ गई, यह समझना जरूरी है। फिर आपको यह बताएंगे कि आखिर सी माइंस पर ईरान का प्लान क्या है। देखिए, सी माइंस पानी में छिपे बम की तरह होती हैं। जैसे माइंस होती हैं, माइंस हम लोग माइंस कहते हैं ना, वो माइंस जो जमीन पे बिछाई जाती है, ये समंदर में होती है, ये फ्लोटिंग होती है। ये जहाजों को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं स्ट्रैटेजिकली। ये समंदर के तल से रस्सी से बंधी रहती हैं, पानी की सतह के पास 5 से 10 मीटर ऊपर तैरती रहती हैं। कुछ सी माइन समुद्र के नीचे रखी जाती हैं। ये 100 से 500 केजी विस्फोटक रख सकती हैं। अब देखिए कि आखिर ये कैसे काम करती हैं, ध्यान से देखिएगा। हालांकि देखिए, सी माइंस लगने के बाद धमाका डेक पर नहीं होता है, नीचे होता है, बट एनीवे एआई जनरेटेड वीडियो है। पहले उस जगह का चुनाव जहां माइंस बिछाई जानी है, जहाज, पनडुब्बी या विमान से माइंस बिछाई जाती हैं। बिछने के बाद माइंस का सेंसर मोड सक्रिय हो जाता है। जहाज की रेंज में आते ही सेंसर उसे डिटेक्ट कर लेता है। जहाज के पास आते ही माइंस ट्रिगर होकर फट जाती है। ईरान के इस प्लान को लेकर यूएस इंटेलिजेंस ने बड़ा दावा किया है। कहा गया है कि ईरान यहां बड़ी संख्या में माइंस बिछाने की तैयारी कर रहा है। दावा किया गया है कि पिछले कई दिनों में ईरान ने चुपके से समंदर के नीचे अपने जहाजों से कुछ सी माइंस बिछाई भी हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी हमलों के बाद भी ईरान के पास 2000 से 6000 तक नेवी माइंस का जखीरा हो सकता है। उसकी 80% से 90% तक छोटी नावें और माइनर्स भी सुरक्षित हैं, जिनकी मदद से समंदर में बारूदी माइंस बिछाई जाती हैं। लेकिन इस बीच ईरान की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया है। इसमें एक रॉकेट लॉन्च होते हुए दिखाया गया। ये रॉकेट किसी टारगेट पर अटैक के लिए लॉन्च नहीं किया गया, बल्कि दावा किया जा रहा है कि इस रॉकेट से सी माइंस बिछाई गई हैं। एक ईरानी अधिकारी का इस पर भी बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने अभी तक होर्मुज़ में बारूदी सुरंगें नहीं बिछाई हैं और ऐसा करने के लिए हमें नेवी की जरूरत भी नहीं। होर्मुज़ स्ट्रेट को हमारे नए रॉकेट्स के जरिए माइंस किया जा सकता है और ये एक नई तकनीक है। वैसे ईरान पहले से ये जानता था कि अगर अमेरिका का हमला हुआ तो होर्मुज़ स्ट्रेट पर कब्जा बहुत अहम होगा, इसीलिए उसने नेवल माइंस के विकास पर ध्यान दिया। अपने दर्शकों को एक बात हम फैक्चुअली बताते हैं। राहुल, हम वीडियो की पर आ सकते हैं। देखिए, 2024 में ईरान ने एक वॉर ड्रिल की थी 12 दिन की, और उस वॉर ड्रिल का मकसद जानते हैं आप क्या था? अमेरिका इजराइल से अगर हमला हुआ तो क्या क्या हो सकता है, क्या क्या खराब हो सकता है और उसका कैसे जवाब देंगे। और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे कंट्रोल करना भी उसका एक चैप्टर था। खैर, ईरान के पास रूसी तकनीक पर आधारित सदाफ सीरीज की माइंस हैं, जो जंजीरों से बंधी कॉन्टैक्ट माइंस हैं। यह समंदर की सतह पर पानी से 1 से 3 मीटर नीचे तैरती है। किसी शिप के टकराने पर धमाका होता है। ईरान के पास ऐसे माइंस की संख्या हजारों में। इसके अलावा MDM-3 और MDM-6 जैसी आधुनिक रूसी डिजाइन वाली माइंस भी हैं, जो इन्फ्लुएंस सेंसर तकनीक पर काम करती हैं। इन्हें समंदर की गहराई में बिछाया जाता है, जिससे इनका आसानी से पता लगा पाना मुश्किल होता है। इन्हें लंबे वक्त तक स्लीप मोड पर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर ही एक्टिव किया जा सकता है। दावा है कि ईरान ने पिछले कुछ दिनों में माइक्रो प्रोसेसर वाली आधुनिक माइंस भी बना ली हैं, जो खासतौर पर बड़े तेल टैंकर और एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाने के लिए है। इनमें से कुछ तो टॉर्पीडो की तरह अपने टारगेट की तरफ जाकर भी उसे तबाह कर सकती हैं। वैसे ईरान बड़े युद्ध में कमजोर है, लेकिन माइन से होर्मुज़ स्ट्रेट को हफ्तों या महीनों के लिए बंद कर सकता है। अगर ऐसा हुआ तो दुनिया का 20% तेल सप्लाई पूरी तरह बंद हो जाएगा, LPG सप्लाई भी। आखिर होर्मुज़ स्ट्रेट पर इतना बारूदी बैटल क्यों बढ़ गया? यह सबसे अहम तेल चोक पॉइंट
यहीं से दुनिया का 20% तेल निर्यात होता है, मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन है। ये बहुत सकरा समुद्री रास्ता है। इसकी कुल चौड़ाई लगभग 33 किलोमीटर है। इसमें सुरक्षित शिपिंग लेन की चौड़ाई सिर्फ 3 किलोमीटर है। ये ईरान और ओमान के बीच मौजूद है। यहां यूएस समेत कई देशों के जहाज गश्त करते हैं। यूएस का जो बेस है वो बेसिकली बंदर अब्बास इजराइल की, ईरान की तरफ है और यूएस कतर की तरफ। अगर यह रास्ता पूरी तरह बंद हुआ तो तेल की भयंकर किल्लत हो जाएगी और अब ट्रंप धमकी दे रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो होर्मुज़ स्ट्रेट से वो जहाजों को एस्कॉर्ट कर ले आएंगे। तो वहीं अमेरिका के रक्षा मंत्री और व्हाइट हाउस प्रेस सेक्रेटरी भी काफी आक्रामक है। होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर बड़ा अपडेट यह है कि अब से कुछ घंटों पहले इस इलाके में 3 कार्गो जहाजों पर हमला हुआ है। यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस के मुताबिक पहला हमला रास अल खैमा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक कंटेनर जहाज पर हुआ है। इससे जहाज को नुकसान पहुंचा है। दूसरा हमला ओमान के उत्तर में लगभग 11 नॉटिकल मील की दूर एक जहाज पर हमला हुआ है। जहाज में आग लग गई है। तीसरा हमला दुबई से 50 मील दूर एक माल ढोने वाले जहाज पर हुआ है। कहा जा रहा है कि यहां मिसाइल गिरी, लेकिन राहत की बात है कि उस जहाज का पूरा क्रू सुरक्षित है। वैसे होर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर एक अपडेट यह भी है कि युद्ध शुरू होने के बाद से एक्सक्यूज मी, इस रास्ते से करीब 12 मिलियन बैरल कच्चा तेल गुजरा है। इसमें से लगभग 11.7 मिलियन बैरल तेल सिर्फ चीन को भेजा गया है, क्योंकि चाइना को इस स्ट्रेट का इस्तेमाल करने की आजादी है ईरान की तरफ से। अब देखिए, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर मैं आपके सामने लेके आया हूं, ध्यान से देखिएगा। आपको ऑल इंडिया सिलेंडर संकट के दावे वाली वीडियो फाइल दिखाते हैं। इसकी तस्वीरें अलग अलग तरह के दावे, इसकी तस्वीरें और अलग अलग तरह के दावे आपने भी देखे और सुने होंगे, लेकिन सच क्या है? क्या वाकई सिलेंडर वाला डर अब घर घर में पहुंच रहा है? आखिर भारत में गैस संकट वाला तनाव क्यों है? सिलेंडर की कमी वाली खबरें किसी एक राज्य या एक शहर से नहीं, बल्कि देश के तमाम राज्यों से आ रही है। दिल्ली, मुंबई, यूपी, पंजाब, राजस्थान तक एलपीजी वाला पैनिक बटन दब गया है। लोग सिलेंडर के लिए रात 3 बजे से लाइन में लग रहे हैं। कहीं 10-10 दिन पहले सिलेंडर की बुकिंग हो गई थी, लेकिन अभी तक लोगों को सिलेंडर नहीं मिला है। कहीं ब्लैक में सिलेंडर बिक रहा है, ऐसा भी दावा किया जा रहा है। लेकिन क्या वाकई में जैसी तस्वीरें हैं वैसा संकट है? क्या ये सिलेंडर क्राइसिस जमाखोरों के लिए आपदा में अवसर बन सकती है? सरकार इससे कैसे निपट रही है? इन सारी चीजों का जवाब मिलेगा, लेकिन देश के अलग अलग हिस्सों से जो खबरें आ रही हैं, पहले वो देखिए। मुंबई में सिलेंडर संकट के बीच अचानक इंडक्शन खरीदने के लिए लोग टूट पड़े। दिल्ली में भी इंडक्शन की बिक्री 500% तक बढ़ गई है। चंडीगढ़ में बुकिंग के बाद भी लोग सिलेंडर पाने के लिए तरस रहे हैं। पटना से भोपाल तक गैस एजेंसियों के बाहर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। सिलेंडर के इंतजार में लोग रात रात भर से खड़े हैं। दावा है जयपुर के गांव में तो अब उज्ज्वला योजना के सिलेंडर भी नहीं पहुंच रहे हैं। लखनऊ के लोग बता रहे हैं कि 2-3 मार्च को बुकिंग कर दी गई थी, लेकिन अब तक सिलेंडर के लिए सिर्फ इंतजार करना पड़ रहा है। खबर है कि नागपुर के कई होटलों में गैस खत्म हो गई है और अब वो लकड़ी के चूल्हे जलाकर खाना बना रहे हैं। जबलपुर में कमर्शियल सिलेंडर की आपूर्ति पर रोक के बाद होटलों के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसके अलावा यूपी के सिद्धार्थनगर में पुलिस सुरक्षा के बीच लोगों को सिलेंडर बांटे गए, क्योंकि शादियों का सीजन भी है। इसीलिए केटरर्स का दावा है कि हालात इमरजेंसी है जैसे है। सुबह सुबह अपने कामों को छोड़ करके देखेंगे, ये पूरी लाइन देखिए, लंबी लाइन जहां तक आप नजर देखेंगे, काम छोड़ करके सुबह सुबह लाइन में इस वजह से लगे हुए हैं ताकि इन लोगों को गैस मिल सके। इनके घरों में चूल्हा नहीं जल रहा है। तो सुबह से खड़े हुए हैं 6 बजे से। यहाँ पे स्थिति इतनी नजर आती है कि आज़ादी के 75 साल के बाद भी जहाँ पे आज के टेक्नोलॉजी इतनी हाई है, इनोवेशंस चल रही हैं, लोग डिपेंडेंसी खत्म करते जा रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन बुक नहीं हो रहा है और सब्स्टिट्यूट कोई है ही नहीं। इस समय हम मौजूद हैं पंचमपुरी वाला 178 साल पुराना ये होटल है दक्षिण मुंबई का। यहाँ पर जो गैस ना होने के कारण देखिए शुरुआत में ही नो गैस सप्लाई का बोर्ड यहाँ पर लगा है। सॉरी नॉट ऑल मेनू आइटम्स अवेलेबल, गैस पुरवठा बंद है, यानी गैस सप्लाई बंद है, इसका बोर्ड यहाँ पर लगाया गया है। इसलिए ये है कि हम लोग ऐसे काम चला रहे हैं। हमारा कोई दोस्त लोग का होटल है, उसको 6 सिलेंडर लगता है, उसके बाद 1 सिलेंडर तो उसके यहाँ से ले लिया,
किसी के पास आधा मिला, ऐसे काम चला रहा। हमारा 79 मेनू है, उसमें से खाली 2 ही चला रहे हैं। 2 दिन 3 दिन में 1 या 2 इंडक्शन बिकते थे, आज वो दिन में 6 से 7 या उससे भी ज़्यादा इंडक्शन की डिमांड हो गई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर भी एलपीजी की कमी का दावा करते हुए नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस लगा दिया गया जिसमें लिखा था एलपीजी सिलेंडर ना होने की वजह से कैंटीन में मेन कोर्स नहीं मिलेगा और एलपीजी सप्लाई कब ठीक होगी यह भी पता नहीं है। भोपाल, जबलपुर, हैदराबाद में भी हालात ठीक नहीं बताए जा रहे हैं। दावा है कि एलपीजी की भारी कमी हो गई है, लोगों में टेंशन है कि रसोई कैसे चलेगी। कुछ ने विकल्प तलाश लिया है, कुछ अब भी परेशान है। रमज़ान के आखिरी अयाम में बहुत सारा कस्टमर रहता, क्योंकि इफ्तार पार्टीज चलते, घरों में इफ्तार पार्टी होती है, मस्जिदों में, और सारे होटल्स वाले बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा परेशान हैं। और रमज़ान की हद तक 24 आवर्स होटल्स खुले रहते, रिक्वायरमेंट भी एकदम बढ़ जाता। रमज़ान में खाने वाले कंज्यूमर भी बढ़ जाते। इसमें एक नया इशू हो गया, हम जितने पैसे देना चाह रहे हैं हम पैसे देने को तैयार हैं, मगर गैस की सप्लाई नहीं हो रही हमारे पास। नागपुर में कमर्शियल गैस सिलेंडर का वितरण आज से बंद हो गया है और आप देख सकते हैं बहुत से होटल्स में चूल्हे पर खाना बनाना शुरू कर दिया है। अभी तक तो हम लोगों को सिलेंडर मिल रहे थे, लेकिन आज कंपनियों ने बोल दिया कि नहीं सिलेंडर नहीं है, तो इसलिए हम लोगों ने पर्यायी व्यवस्था अपने चूल्हे की व्यवस्था करके अपना धंधा चला रहे। तो मेरे नंबर 10 तारीख को बुक है 10 फरवरी का, आज 1 महीना होता है, वो मना कर रहे हैं कि नहीं देंगे, ओटीपी नहीं आ रहा है। ये कह रहा है कि 1 महीने के बाद में टंकी मिलेगी बोले आपको, और अभी रमज़ान का महीना है, हम लोग क्या परेशान होंगे सर? अभी घर में सिलेंडर है? सिलेंडर नहीं है हमारे घर में। कैसे चल रहा है? अब क्या करें, चूल्हा जलाना पड़ेगा। चूल्हा जला तो नगर निगम आके खड़ी हो जाएगी, ये धुआं कहाँ से आ रहा है? 3 दिन से खाना नहीं बन रहा, दूसरे के घर से ले जाके मैं गैस से खाना बनवा रहा हूँ। घबरा नहीं गए हैं, जैसे कि इसमें बाउंडेशन हो गया है कि हम नंबर लगाएंगे, उसके 21 दिन के बाद 25 मिलेगा। 25 दिन में मान लीजिए जिसकी थोड़ी सी खपत ज़्यादा है वो आदमी क्या करेगा? गैस के अलावा यहाँ तो और कोई उपाय है नहीं, लकड़ी और कोयला पे खाना तो बन सकता नहीं है। सिलेंडर संकट के बीच, दावों के बीच केंद्र सरकार भी एक्शन मोड में आ गई है। केंद्र सरकार ने एलपीजी की कमी से निपटने के लिए 3 सदस्यों की कमेटी का गठन किया है। देश भर में एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू किया है और प्राथमिकता तय कर दी गई है। गैस पहले किसे मिलेगी। इसके अलावा घरेलू सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया गया है, जिसके अनुसार एक सिलेंडर की डिलीवरी के बाद दूसरे सिलेंडर की बुकिंग 25 दिन बाद होगी। गैस की जमाखोरी रोकने के लिए ओटीपी या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन अनिवार्य कर दिया गया है। बिना ओटीपी के डिलीवरी एजेंट आपको गैस सिलेंडर डिलीवर नहीं करेगा। और सरकार ने सभी ऑयल रिफाइनरीज को एलपीजी उत्पादन बढ़ाने का आदेश भी दिया है। आज पीएम मोदी ने भी कहा कि पश्चिम एशिया में जंग का संकट बढ़ा है, लोगों का चिंतित होना स्वाभाविक है, लेकिन सरकार हर परिस्थिति के लिए तैयार है। पीएम ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया है। गल्फ में, वेस्ट एशिया में जो कुछ हो रहा है उससे आप सभी का चिंतित होना बहुत स्वाभाविक। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी इतने बड़े वैश्विक संकट में भी राजनीति ढूंढ रही है। कांग्रेस पार्टी जानबूझकर उकसाने वाले बयान दे रही है, गैर जिम्मेवार बयान दे रही है, ताकि स्थितियां बिगड़ जाएं, हमारे लोग वहां संकट में फंस जाएं और फिर ये लोग मिलकर मोदी को गालियां देने का, रील बनाने का अभियान शुरू कर सके। यही उनका खेल है। एलपीजी की कमी की आशंका को लेकर आज आईआरसीटीसी यानी इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन ने भी एक निर्देश जारी कर दिया है। यह निर्देश पश्चिमी क्षेत्र में के सभी रेलवे स्टेशन और यूनिट के लिए है। इसमें बताया गया है कि सभी यूनिट खाने के लिए माइक्रोवेव और इंडक्शन जैसे दूसरे तरीकों का भी इस्तेमाल करें। सामान्य खाने के साथ साथ रेडी टू ईट फूड का पर्याप्त स्टॉक अपने पास रखें, जिससे यात्रियों को दिक्कत ना हो। अगर यूनिट में एलपीजी का किसी भी तरह का संकट हो तो तुरंत इसकी जानकारी पश्चिम जोन कंट्रोल को दी जाए। आईआरसीटीसी का फोकस है कि किसी भी स्थिति में यात्रियों को खाना मिलता रहे। यानी सिलेंडर संकट से निपटने के लिए सरकार ने संस्थान तक
अपनी अपनी तैयारियां कर रहे हैं, अलग अलग संस्थान। लेकिन विपक्ष इस पूरी क्राइसिस के लिए मोदी सरकार को जिम्मेदार बता रहा है। आज संसद में भी इसे लेकर काफी हंगामा हुआ। कितना बर्दाश्त करेगी जनता? कितना इन 10 सालों में अगर आप देखें, चाहे हर चीज के दाम बढ़ गए हैं, बेरोजगारी बढ़ रही है, अब एलपीजी की सिचुएशन को देखिए, कितना बर्दाश्त करेगी? और इनकी पॉलिसीज, इनकी नीतियों की वजह से होटल बंद कर दिया, सारे इसको रेस्टोरेंट्स को बंद कर दिया, ये कब तक चलेगा? थोड़े दिन के बाद डोमेस्टिक भी बंद करना पड़ेगा। कुछ प्लान है भारत प्रधानमंत्री जी के पास, देश के सामने प्लान रखे हैं कि आने वाले समय, बस रोज खड़े होकर सरकार कह देती है कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। अरे कमी नहीं है तो ये सारे होटल ऐसे ही बंद हो रहे हैं। युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्हें इजराइल जाने की क्या जरूरत थी? युद्ध शुरू होने के एक दिन पहले उन्होंने नेतन्याहू को झप्पी पाने की क्या जरूरत थी? ये करके उन्होंने पूरे देश को संकट के अंदर डाल दिया है। डोंट सप्लाई एनी एलपीजी गैस सिलेंडर्स फॉर कमर्शियल पर्पस। दिस इंस्ट्रक्शन हैज बीन गिवन। Situation is very worsening. Day by day, situation is worsening. Government is completely lying to the people of India. हमारे पास सक्षम भंडार है, तो इसलिए फिलहाल कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अब आप ये समझिए कि आखिर देश में एलपीजी का पैनिक बटन क्यों दब गया है। इस संकट के लिए भारत कितना तैयार है, ध्यान से देखिएगा एक एक चीज। देखिए, आपको बताना जरूरी है कि भारत अपनी जरूरत की 66% एलपीजी यानी लिक्विड पेट्रोलियम गैस सऊदी अरब, कतर, कुवैत और यूएई देशों से खरीदता है, जो इस वक्त युद्ध की आग में जल रहे हैं। इसके अलावा भारत 50% एलपीजी, एलएनजी यानी कि लिक्विफाइड नेचुरल गैस कतर, यूएई और अमेरिका जैसे देशों से लेता है। देश में मौजूदा वक्त में 33 करोड़ से ज्यादा एलपीजी उपभोक्ता है। अभी भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एलपीजी आयातक देश है। वित्त वर्ष 2024-25 में 31.3 मिलियन मैट्रिक टन एलपीजी की खपत हुई थी। इसमें से 87% एलपीजी का इस्तेमाल घरों में होता था, जबकि 13% का इस्तेमाल कमर्शियल होता था। और एक सबसे जरूरी बात, भारत में जितनी भी एलपीजी का आयात होता है उसमें से 85 to 90% स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से होकर आता है, जिसे ईरान ने बंद कर दिया है थैंक्स टू डोनाल्ड ट्रंप। हालांकि भारत सरकार बार बार यह स्पष्ट कर रही है कि लोगों को डरने की जरूरत नहीं है, तेल और गैस का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है। फिर भी युद्ध वाले टेंशन के बीच भारत में गैस तेल की क्राइसिस वाला पैनिक बटन दब गया है। इस पैनिक के बीच अब इलेक्ट्रिकल दुकानों पर इंडक्शन की मांग में इजाफा देखने को मिल रहा है। खबर ये है कि लोग ऐसे ट्रेडिशनल जो चूल्हे हैं इनसे अलग हटकर इंडक्शन चूल्हों की तरफ जा रहे हैं, ताकि अगर ऐसे हालात पैदा हों तो उसका सामना किया जा सके। मैं इस वक्त मौजूद हूँ दरियागंज की एक ऐसी शॉप के अंदर, जहाँ पर खबर मिली है कि जो लोग हैं वो इंडक्शन की खरीदारी के लिए पहुंच रहे हैं। घर में खत्म हो चुका गैस या खत्म ना हो इसलिए, बट खत्म ना हो इसलिए उसको अल्टरनेट ये रखा है कि एटलीस्ट इंडक्शन ले ले तो कल प्रॉब्लम ना हो। ये पहले से विचार था या अभी हालातों के बीच में आपने तय किया? हाँ, ये जो इशू क्रिएट हुआ है उसी कंडीशन में लिए हुए हैं। देख रहा हूँ इंडक्शन बहुत सारे रखे हुए हैं। क्या डिमांड सही में बढ़ी है? सर ऑलमोस्ट 500%, 500%। हाँ जी सर, मतलब दिन में अगर एक बिकता था तो आज हमने अभी सुबह से लेकर अब तक 40 पीस बेच चुके हैं। और ये हालत कब से पैदा हुए हैं सर? आज ही हुए हैं सर, आज ही पानी सेलिंग शुरू हुई है। मतलब आदमी भूल गया मुझे एसी लेना है, मैं भूल गया मुझे फ्रिज चाहिए, सब इंफ्रारेड और इंडक्शन, यही कस्टमर है पूरे दिन में जहां पर। और अब देश की पॉलिटिकल फाइल, राजनीति की एक अहम खबर लोकसभा से। लोकसभा में आज स्पीकर के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव गिर गया है। इस अविश्वास प्रस्ताव पर 2 दिनों तक तीखी और राजनीतिक तापमान बढ़ाने वाली बहस हुई। दोनों तरफ से एक के बाद एक बड़े और नुकीले हमले किए गए, लेकिन आखिर में परिणाम मौजूदा स्पीकर ओम बिरला के पक्ष में आया। विपक्ष का अविश्वास प्रस्ताव ध्वनि मत से गिर गया, लेकिन इस प्रस्ताव के गिरने से पहले लोकसभा में काफी बहस हुई। विपक्ष स्पीकर की कमियां गिनाता रहा तो सत्ता पक्ष के लोगों ने स्पीकर की तारीफ में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। कल से हो रही इस बहस के आखिर में आज गृह मंत्री अमित शाह बोले। उन्होंने भी विपक्ष पर तीखे हमले किए। अमित शाह ने इस बहस में 3 बड़े हमले किए। उन्होंने राहुल गांधी का नाम लिए बिना कहा कि संसद में नियमों से बोलना पड़ता है। यहाँ शशि थरूर, बालू साहब जैसे वरिष्ठ सदस्य बैठे हैं, वो क्यों नहीं सिखाते उन्हें? इतना सिखा दें तो समस्या का वहीं समाधान हो जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि स्पीकर पर अविश्वास देश की बदनामी है। उन्होंने ये भी कहा
कि जो लोग ये कहते हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया जाता, जब बोलने का मौका आता है तो जर्मनी इंग्लैंड घूमते हैं। अमित शाह के भाषण के दौरान विपक्षी सांसदों ने कई बार हंगामा किया। जब इस पंचायत के मुखिया पर, इसके अभिभावक पर, उसकी निष्ठा पर सवालिया निशान लगता है तो केवल देश में नहीं पूरी दुनिया में हमारी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर सवाल खड़े होते हैं। 3 बार लोकसभा के स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव आया। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए कभी विपक्ष के में रहते हुए लोकसभा स्पीकर पर अविश्वास का प्रस्ताव नहीं लाई। आपको अधिकार दिया है, संविधान ने अधिकार दिया है, मगर कोई विशेषाधिकार नहीं दिया है। इमरजेंसी नहीं है भैया, कोई विशेषाधिकार नहीं है। विपक्ष की आवाज दबाने का काम तो 1975 में हुआ था, जब समूचा विपक्ष जेल के अंदर बंद कर दिया गया। जब भी बजट सत्र आता है या महत्वपूर्ण सत्र आता है, उनकी विदेश यात्रा लग जाती है। पूरी कांग्रेस पार्टी को पूछना चाहता हूं कि अक्साई चीन का 38,000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र किसके समय में चीन हड़प गया? कांग्रेस पार्टी के समय में हड़प गया। भाजपा का विरोध करते 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 ये भारत का विरोध करने लगा। इस प्रस्ताव को बहुमत के साथ खारिज कर दिया जाए। इससे पहले आज लोकसभा की शुरुआत ही तीखे भाषणों से हुई। कांग्रेस की तरफ से केसी वेणुगोपाल, समाजवादी पार्टी की तरफ से राजीव राय, तो बीजेपी की तरफ से रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर ने विरोधियों पर खूब हमले किए। इस बहस के दौरान एक मौका ऐसा भी आया कि राहुल गांधी और रविशंकर प्रसाद के बीच सीधी जुबानी एनकाउंटर हुआ। रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी और विपक्ष पर कई आरोप लगाए। इस पर राहुल गांधी अपनी सीट पर खड़े हुए। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर मेरा नाम लिया गया है, हर समय हमें बोलने से रोका गया है। पहली बार विपक्ष के नेता को नहीं बोलने दिया गया। पीएम कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। राहुल के इतना बोलने पर रविशंकर प्रसाद ने कहा, नेवर नेवर, पीएम मोदी का भारत कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। In the last time I spoke, I raised fundamental questions about the compromises that has been made by our Prime Minister. Last time, I raised the issue of the Prime Minister being compromised. I raised the issue of Mr. Naravane. I raised the issue of Epstein. Honorable LOP, and I raised the issue of Adani. I have given I was silent. permission that This after the speech of these Ravishankar issues Prasad ji, are you will be fundamental given to the people of India. scope to speak. Our Prime Minister has been Okay. compromised. Everybody knows. I would like to very gently remind the honorable leader of opposition that the Prime Minister of India, Narendra Modi, can never be compromised. यहाँ पर माननीय स्पीकर साहब के खिलाफ जो प्रस्ताव आया है, उनके खिलाफ अविश्वास नहीं है, किसी के अहम की संतुष्टि के लिए बात की गई है। Because why we are bringing all this motion? This system, they hijacked entire system of the country. They completely misused the enforcement directorate, CBI, income tax. Okay. They completely misused the election commission of this India. अहंकारी और उत्पाती छात्रों को ठीक करना ओम बिरला जी को आता है। आप में से किसी को अगर प्रिंसिपल पसंद नहीं तो आप स्कूल बदल सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल तो ओम बिरला जी ही रहने वाले हैं। फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं। कुछ दिनों के विराम के बाद शंकराचार्य स्वामी अवमुक्तेश्वर आनंद सरस्वती आज फिर से चर्चा में है। इस बार वो गौ हत्या रोकने की मांग के लिए चर्चा में है। इसके लिए आज स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने लखनऊ में गौ प्रतिष्ठा धर्म युद्ध की शुरुआत की है। इसके लिए लखनऊ के आशियाना में काशीराम स्मृति सांस्कृतिक उपवन में बड़ी संख्या में धर्माचार्य और संत जुटे, जहां स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद ने शंख बजाकर इसकी शुरुआत की। इस आंदोलन का मकसद गौ रक्षा है, जिसके जरिए स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा देने की मांग कर रहे हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने आज ही स्वामी अविमुक्तेश्वर आनंद से मुलाकात की और उनकी मांग का समर्थन किया।
इस दौरान उन्होंने ये भी ऐलान किया कि वो अभी यूपी में ही रहेंगे। उन्होंने बटुकों के साथ हुई मारपीट के मुद्दे पर भी बयान दिया। इतिहास में जाने कितने युद्ध हम हिंदुओं ने गौ माता की रक्षा के लिए जाने कितने असुरों के सामने लड़े हैं। अब एक ऐसा ही आसुरी प्रवृत्ति का संगठन हम लोगों के सामने है जो गौ माता की रक्षा के लिए आगे नहीं आ रहा है। इसलिए उसके विरुद्ध युद्ध का शंखनाद करने के लिए हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए हैं। अब आप कितना भी हमारे मुंह पे पट्टी चिपकाने के लिए एडवाइजरी जारी करिए, शर्तनामा लिखिए, जनता को अब बहुत कुछ समझ में आने लग गया है और आगे और भी समझ में आएगा। कहाँ कहाँ तक रोकोगे आप, कहाँ कहाँ शर्त लगाओगे। जजिया कर लगाया था ना मुगलों ने, क्या हमने अपना धर्म छोड़ दिया था? आज आदित्यनाथ योगी जजिया कर लगा रहे हैं, क्या हम अपना धर्म नहीं पालन करेंगे? हम तो करेंगे ही। हम जब गौ माता की रक्षा के लिए कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें आप कह रहे हैं कि आप शुल्क जमा करिए व्यवस्था करने वालों का, तो जजिया कर नहीं है तो क्या है? गौ माता की रक्षा धर्म नहीं है? हालांकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस आंदोलन पर थोड़ी राजनीति भी हुई है। प्रशासन ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के इस कार्यक्रम को मंजूरी देने से पहले ही 26 तरह की शर्तें लगाई और कहा कि अगर एक भी शर्त का उल्लंघन हुआ तो कार्यक्रम की इजाजत रद्द कर दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इतनी शर्तों पर कटाक्ष किया और पूछा कि क्या कोरोना काल चल रहा है जो इतनी शर्तें लगाई गई हैं। अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पर यह भी लिखा कि आंख और मुंह कितने सेंटीमीटर खुल सकते हैं ये शर्त भी रख देते। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सनातन का सम्मान नहीं कर सकती है तो भले ना करे परंतु अपमान भी ना करे। खैर, फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उत्तर कोरिया के राष्ट्रपति किम जोंग उन की। किम ने नए 5000 टन के वॉरशिप से क्रूज मिसाइल परीक्षण की निगरानी की। नेम्फो तट के पास 6 मिसाइलें दागी गईं जो करीब 169 मिनट तक उड़ने के बाद लक्ष्य पर गिरी। उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने समंदर से बारूदी सायरन बजा दिया है। वॉरशिप से मिसाइलें दागी जा रही हैं। लगभग 3 घंटे तक ये मिसाइलें उड़ान भरती रहीं। लेकिन इस मिसाइल परीक्षण में एक तस्वीर ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा। किम जोंग उन के साथ बैठी उनकी 13 साल की बेटी किम जू ए। सवाल यही है कि आखिर परमाणु मिसाइल परीक्षण में एक बच्ची क्यों मौजूद थी? जिस तरह मुट्ठी बांधते हुए किम जू ए के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी, उससे साफ है कि उत्तर कोरिया का भविष्य किम जोंग की बेटी है। किम जोंग ने 5000 टन के वॉरशिप से मिसाइल टेस्ट देखा। ये टेस्ट उत्तर कोरिया के पश्चिमी तट पर किया गया। पिछले एक हफ्ते में दूसरा मिसाइल परीक्षण है। किम ने बेटी के साथ मिसाइल टेस्ट की निगरानी की। पिछले कुछ समय से किम अपनी बेटी को बड़े सैन्य कार्यक्रमों में साथ लेकर जा रहे हैं, जिसे कई विशेषज्ञ भविष्य की सत्ता की तैयारी के संकेत के रूप में देख रहे हैं। जब से वो अपने पिता के साथ पब्लिक इवेंट्स में दिखने लगी, तभी से उनके राजनीतिक करियर को लेकर कयास लगाए जा रहे थे। ये तस्वीर 2022 की है, जब पहली बार दुनिया की नजर किम जोंग उन की बेटी पर पड़ी। मौका था उत्तर कोरिया की सबसे घातक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के परीक्षण का, यानी प्रजा के सामने उनकी झलक किसी सार्वजनिक सभा से नहीं बल्कि ICBM हॉसोंग 17 के लॉन्च से दिखाई गई।